चुनाव आने वाले हैं, क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी सीट्स मिलेंगी, बीजेपी का जम्मू में क्या होगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीर में सिकुड़ेगी तो कितना सिकुड़ेगी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या होगा, और शाह फैसल अपने एक नए दल को लेकर आ रहे हैं, उनका क्या होगा। ये सभी सवाल हैं, सब लोग इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो स्ट्रेट टाइम के माध्यम से आज कुछ जो हमें लग रहा है, जो समीकरण बन रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, उनको देखते हुए जो हमें लग रहा है, कोशिश करेंगे कि आप तक अगले 5-7 मिनट में पहुंचाएं। पहली बात तो बिल्कुल साफ़ है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हालत घाटी में बहुत ख़राब है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की जो अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने पार्टी को जोड़ के रखा हुआ है, कामयाब हुई हैं कि बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी भी, लेकिन अभी भी अच्छे खासे जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो आज भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ बने हुए हैं। उसका कोई भी कारण हो सकता है, मगर बने हुए हैं। लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या है? ग्राउंड पर स्थिति यह है कि लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से नाराज़ हैं। लोगों की नाराज़गी स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप सरकार में होते हैं आप वो सब कुछ नहीं कर पाते जो वादे आपने सरकार से बाहर रहते हुए, या जिस वक्त आप विपक्ष का हिस्सा होते हैं या विपक्ष में होते हैं, जो वादे आपने तब किए होते हैं, उन तमाम वादों को पूरा करना सरकार में रहते हुए संभव नहीं। तो इसलिए लोग अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से नाराज़ हैं, उसका राजनीतिक तौर पर पीडीपी को घाटी में और पूरे जम्मू कश्मीर में नुकसान ज़रूर होगा। अगर नुकसान होता है तो फ़ायदा किसको होगा? स्वाभाविक है नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका फ़ायदा होगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो जो कश्मीर घाटी के अंदर, जो शहरों के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंस थी, पहले बहुत मजबूत स्ट्रक्चर नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ करता था, जो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हुआ, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की वजह से हुआ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की वजह से हुआ, या बाकी जो अन्य दल इस वक्त घाटी के अंदर सक्रिय हैं उनके कारण हुआ, लेकिन हुआ, नुकसान हुआ ज़रूर है। तो घाटी से क्या होगा? तो घाटी से एक चीज़ तो जो हमारे सर्वे में भी सामने आई है, घाटी से ये है कि लगभग 29 से 32 सीटों के बीच में जो हमारा सर्वे है, जिसमें हमने किस तरीके से सर्वे किया, क्या कुछ हमने किया और किन लोगों को कांटेक्ट किया, हमारा सैंपल साइज़ कितना था, ये सब भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये बताएं कि हमारे सर्वे के मुताबिक लगभग 30 से 32 सीटें जो हैं ऐसी हैं जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ताकतवर नज़र आ रही है, मजबूत नज़र आ रही है। इसमें बड़ा नुकसान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को होने जा रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी 5 से 6 सीटों के ऊपर मजबूत नज़र आ रही है। शाह फैसल एक आधी सीट या 1-2 सीटों के ऊपर उनका भी वर्चस्व है, उनकी भी पोजीशन है। अब वो कहाँ से लड़ते हैं, उनके सपोर्टर कौन होंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के डायनामिक्स क्या हैं, चूँकि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए शाह फैसल को हम इस सर्वे से फ़िलहाल बाहर रखते हैं। फ़िलहाल सिर्फ ये कि हाँ, उनकी फेसबुक के ऊपर एक फ़ैन फॉलोइंग है, एक लॉयल फ़ैन फॉलोइंग है, वो ज़रूर है। लेकिन ग्राउंड पर वो फ़ैन फॉलोइंग किस हद तक वोट में कन्वर्ट होती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर अक्सर ये होता है कि नया एक दल जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में जब आता है, उसको कुछ दिक्कतों का, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के जो आंतरिक हालात हैं, जो अंदरूनी हालात जम्मू कश्मीर के हैं, उन अंदरूनी हालात के चलते किसी भी एक नए संगठन के लिए आना और लोगों के दिलों और दिमागों पर छा जाना संभव नहीं है। यानी अगर आप आम आदमी पार्टी जैसा कुछ जम्मू कश्मीर में रेप्लिकेट करना चाहें तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है, मुमकिन उन जगहों पर होता है जिन जगहों पर इस तरह के हालात नहीं होते जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं। आतंकवाद जम्मू कश्मीर में है, अलगाववाद घाटी की एक सच्चाई है, मैं और आप आंख मूंद लें कोई बात नहीं, लेकिन अलगाववाद घाटी में है और अलगाववादियों का असर भी एक अच्छी खासी कॉन्स्टिट्यूंसी पर जम्मू कश्मीर घाटी में है। तो उन तमाम चीज़ों को ध्यान में अगर रखा जाए तो यही नज़र आ रहा है कि घाटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अच्छे खासे नंबर के साथ जो है जम्मू आएगी। अब ये नंबर कितना होगा, तो जो तो हमने सर्वे किया है उसके मुताबिक ये नंबर 29 से 32 के बीच में हो सकता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक का आंकड़ा सुकड़ेगा, कितना सुकड़ेगा ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने गियर चेंज किए हैं और जमात इस्लामी के हक़ में बात कर रही हैं, बाबू बजरंगी को लेकर ट्वीट कर रही हैं, या बाबू बजरंगी को लेकर फेसबुक के ऊपर कुछ लिख रही हैं, या बीजेपी को लान तान कर रही हैं, ताने कस रही हैं, वो तमाम कोशिशें कर रही हैं जिससे दोबारा से वो इलेक्टोरेट के ऊपर दोबारा से पकड़ बना सकें। वो किस हद तक इन कोशिशों में कामयाब होंगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर
एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि बच्चा क्या वहाँ टाफ़ी लेने गया हुआ था आर्मी कैंप के ऊपर, वो आज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, फेसबुक के ऊपर मौजूद है। और जब भी पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कोई बड़ी बात करती हैं तो फ़ौरन लोग वो वीडियो ट्वीट करके उनसे पूछते हैं कि आप तो कल तक ये कह रही थी, आज आपकी भाषा बदली क्यों। वैसे भी आप जानते हैं घाटी के जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर हैं वो जब सरकार में होते हैं तो उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं, और जब वो सरकार से बाहर चले जाते हैं तो उनसे बड़ा अलगाववादी भी कोई नहीं। तो घाटी के समीकरण तो ये हैं। लद्दाख में क्या होगा, वहाँ कांग्रेस और बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन तीन पार्टियों के बीच में टक्कर है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कुछ एक छोटा सा वोट बैंक अपना करगिल में बनाया था, मगर लड़ाई आज भी तिकोनी है। तिकोनी में बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होगी। और आप जानते हैं कि लद्दाख में एक मजबूत कांग्रेस के लीडर हैं, नवांग रिगजिनजोरा, इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी वहाँ पर ताकतवर लीडर हैं। तो उसके चलते इन तीन पार्टियों के बीच में मुकाबला हो सकता है। पिछले दिनों डिवीजन देकर भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश ज़रूर की कि वहाँ पर जो लोगों के बीच में गुस्सा है, नाराज़गी, उसको कुछ कम किया जाए, मगर चूंकि लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि डिवीजन मिलने के बाद जो आपने यूनिवर्सिटी दी वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, उन सब चीज़ों को लेकर लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है। तो लद्दाख का ये है कि 50-50 है वहाँ पर। अगर तो कोलिशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लड़ते हैं तो कोलिशन को हराना संभव नहीं होगा, मुश्किल होगा। और अगर कोलिशन में नहीं लड़ते तो फिर मामला तिकोनिया है। आइए अब जम्मू संभाग में। तो जम्मू संभाग में आपने देखा होगा कि डोगरा स्वाभिमान संगठन, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तीन बड़े प्लेयर हैं। मुकाबला इन तीन बड़े प्लेयर्स के बीच में होगा। अब आप कहेंगे कि डोगरा स्वाभिमान संगठन तो छोटा सा संगठन है, नया नया बना है, तो बड़ा प्लेयर आपने कहाँ से कह दिया। बड़े प्लेयर से मेरा मतलब ये है, हर वो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी का नंबर कम कर सकती है उस पार्टी को हम बड़ा प्लेयर कहेंगे। बड़ा प्लेयर हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि जम्मू संभाग से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 25 सीटें ली थी। 25 सीटें बहुत बड़ा नंबर होता है, और अगर इस नंबर को कोई भी पार्टी, चाहे वो डोगरा स्वाभिमान संगठन हो या कोई जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी हो, इन दोनों में से संगठनों में से कोई भी संगठन अगर 2-3 सीटें ले लेता है, और डोगरा स्वाभिमान संगठन भी अगर 2-3 सीटें ले लेता है, तो आप खुद देखिए कि 7-8 सीटें अगर निकल जाती हैं तो बीजेपी का नंबर कहाँ से कहाँ आएगा, 37 सीटों में से। और जो आपने देखा कि पिछले दिनों जो हालात बने हैं वो हालात भी इस तरफ इशारा करते हैं कि वोट्स की पोलराइजेशन की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी पोलराइजेशन का मतलब हो गया वोट का दो धार्मिक कम्युनिटीज़ के बीच में बंटवारा हो जाना, दो कम्युनिटीज़ के बीच में वोट का बंटवारा होना। यानी एक कम्युनिटी एक पार्टी को वोट देगी, दूसरी कम्युनिटी दूसरी पार्टी को वोट देगी। अब इसमें भी आपको एक बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन इलाकों से बीजेपी को लास्ट टाइम सीट मिले थे, उन इलाकों में आज भी बीजेपी जीत सकती है, उन सीटों को रीगेन कर सकती है। मिसाल के तौर पे किश्तवाड़, भदरवा, डोडा, रामबन, ये वो सीटें हैं जो सीटें बीजेपी ने लास्ट टाइम जीती थी, और इनको बीजेपी रिटेन कर सकती है और अच्छे खासे मार्जिन से रिटेन कर सकती है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलग अलग असेंबली के चुनाव लड़े। अगर ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो किश्तवाड़ की सीट बीजेपी के पास जाएगी, भदरवा की सीट बीजेपी के पास चली जाएगी, डोडा की सीट वापस बीजेपी रिटेन करेगी, रामबन की सीट वापस बीजेपी रिटेन करेगी। और यही कुछ संभावनाएं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी हैं। वहाँ रामनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, चिनैनी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यही कुछ वहाँ पर भी रेप्लिकेट हो सकता है। और उसके बाद एक और चीज़ आपको यहाँ समझना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना वोट बैंक, यानी वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि को देखकर जिन्होंने 2014 में वोट दिया था, आज भी एक अच्छी खासी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और हमारे सर्वे के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूंसी 43%, 43% लोग आज भी जम्मू प्रांत में ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको भी जम्मू से मैंडेट देंगे, हम उसको वोट देकर, समर्थन देकर उसको कामयाब करेंगे। तो साफ ये बात हो गई कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का टैक्टिकल अलायंस या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्री पोल अलायंस होता है, दो चीज़ें, टैक्टिकल अलायंस यानी आप कुछ एक सीटों पर अलायंस करेंगे और बाकी सीटों पर अलायंस नहीं करेंगे, बाकी सीटों पर अपनी अपनी स्ट्रेंथ पर लड़ेंगे। लेकिन अगर आप
टैक्टिकल नहीं प्री पोल अलायंस करते हैं तो फिर घाटी में कम से कम 7 सीटें ऐसी हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस को देनी पड़ सकती हैं, जो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन, लगभग नामुमकिन के बराबर है कि घाटी में 47 में से किसी भी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉम्प्रोमाइज़ करे, मुमकिन नहीं। इसी तरीके से आप जम्मू आइए, जम्मू में टैक्टिकल अलायंस की सीट पर हो सकता है, भद्रवाह की सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो सकता है, किश्तवाड़ की सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस का हो सकता है, डोडा की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का हो सकता है, रामबन की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का हो सकता है, बानिहाल की सीट पर कांग्रेस मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आने वाले समय में भी, यानी अगर चुनाव होते हैं तो मजबूत ही रहेगी। उसके कई कारण, एक कारण तो बड़ा ये है कि जो पोलराइजेशन मैं आपको वोट की बता रहा हूँ, उस पोलराइजेशन के कारण भी वहाँ पर स्थिति जो है वो कांग्रेस की बहुत हद तक कांग्रेस वहाँ पर मजबूत है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी उम्मीदवार हैं, सज्जाद शाहीन, वो भी बहुत मजबूत हैं, तो जाहिर सी बात है टक्कर वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में रहेगी। लेकिन अगर टैक्टिकल अलायंस होता है तो टैक्टिकल अलायंस में 6 की 6 सीट्स जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन को मिल सकती हैं। मगर क्या टैक्टिकल अलायंस होगा? संभावनाएं बहुत कम हैं। टैक्टिकल अलायंस नहीं होगा। टैक्टिकल अलायंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच में अगर अलायंस होता है, और ये अलायंस जाहिर सी बात है लोकसभा के चुनाव के बाद होगा, अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आते हैं, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, देश का मूड अगर देखा जाए और जो स्थिति इस वक्त विपक्ष की है, अपोजिशन की है, यानी कोई लीडर ही आपके पास नहीं है, बिना लीडर के आप एक अलायंस को पुश कर रहे हैं, तो उन्हीं कारणों से ऐसा लग रहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी होगी। अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी होती है तो टीएसएल के माध्यम से बिल्कुल साफ तौर पर हम आपको ये एक तरह से जो हमने सर्वे किया है उस सर्वे की बुनियाद पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतिहास को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी के साथ बीजेपी की मदद ऐसे करेगी कि वो प्री पोल अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं करेगी। तो अगर प्री पोल अलायंस नहीं होता कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, प्री पोल अलायंस के बाद टैक्टिकल अलायंस भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में नहीं होता, नेशनल कॉन्फ्रेंस माफ़ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में नहीं होता, तो उसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और बीजेपी वापस रीगेन करेगी भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, डोडा की सीटों को। अब आपका सवाल यहाँ हो सकता है इंदरवाल का क्या होगा। देखिए, इंदरवाल में बहुत कांटे की टक्कर इस बार होने वाली है। गुलाम मोहम्मद सरूरी एक बड़े नेता, कदावर नेता, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, लोगों के साथ बहुत जुड़े हुए हैं इंदरवाल में, मगर उनके करीबी साथी जो हैं वो निकलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में घुस गए हैं। एक गुज्जर लीडर हैं, नौजवान हैं, तालिब चौधरी, वो भी इस वक्त इंदरवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस तो है ही है, पीडीपी के भी एक यंग लॉयर हैं, वकील हैं, वो भी इंदरवाल में काम कर रहे हैं। तो सरूरी, गुलाम मोहम्मद सरूरी के लिए इस बार इंदरवाल से जीतना आसान नहीं है। यानी आप कहें कि ना जीतेंगे, ऐसी संभावनाएं कम है। ज़्यादातर तो जो सर्वे हमें बता रहा है कि वो वापस रिगेन करेंगे अपनी सीट को, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो कैंडिडेट है वो गुलाम मोहम्मद सरूरी को आसानी से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने इस बार नहीं देगा। और अगर वोट टूटता है इनका तो फिर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंदरवाल से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई थी उनकी संभावनाएं जीतने की बढ़ जाती हैं। तो ये बिल्कुल अजीबोगरीब सी बात, मतलब आप सोचेंगे 4-5 हज़ार, तो 4-5 हज़ार में वोट एक ऐसी चीज़ है कि कंसोलिडेशन हो तो एक कैंडिडेट जीत सकता है, अगर कंसोलिडेशन नहीं होती है तो वो कैंडिडेट भी जीत सकता है जिसकी संभावनाएं आपको सबसे कम लगती हैं। उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में रामनगर में मुकाबला जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और बीजेपी के दरमियान है। बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस में थे पहले और मजबूत हैं। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जो चेयरमैन हैं हर्षदेव सिंह, मंत्री भी रहे हैं, मजबूत भी हैं, जुझारू नेता हैं और वो उनको फाइट देंगे। उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जानती हैं कि पवन गुप्ता दोबारा भाजपा में आ गए हैं, तो उनका मुकाबला पैंथर्स पार्टी के साथ ही अभी भी रहेगा, इस बार भी रहेगा। इसी तरीके से जम्मू संभाग में अब मैं आपको जो कह रहा था कि डोगरा स्वाभिमान संगठन, कठुआ,
सांबा और जम्मू में भी कुछ एक गढ़ हैं जिन गढ़ों में डोगरा स्वाभिमान संगठन का अच्छा खासा असर है। अब ये असर क्या वोट में कन्वर्ट होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन असर है, दल मजबूत है और टक्कर कांटे की दे सकता है इन सारी सीट्स पर। और जब असेंबली के चुनाव जिस समय असेंबली के चुनाव होंगे उस समय 2 सीटें 4 सीटें भी बहुत महत्व रखती हैं। आपको याद होगा जब 2002 और 2002 में कोलिशन बननी थी तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के पास कितने लोग जीते हुए थे? उनके पास 4 लोग जीते हुए थे और उन 4 लोगों में से भी 2 मंत्री थे। तो साफ ये समझ में आता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में संगठन छोटा हो या बड़ा हो, आप किसका वोट काट रहे हैं, आपके कारण कौन सी पार्टी कमज़ोर हो रही है, ये ज़्यादा मैटर करता है। अब बीजेपी का नंबर कितना होगा? देखिए, जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके मुताबिक बीजेपी का नंबर 17 और 20 के बीच में रहना चाहिए। और अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन, नेशनल पैंथर्स पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए अब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊं, नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी को जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र राणा ने जिस तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करा है, उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो आप समझ लें कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। उसके बाद सुरजीत सिंह सलाथिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी विजयपुर में मजबूत हैं, टक्कर दे सकते हैं अच्छी खासी बीजेपी के चंद्र प्रकाश गंगा को। इसी तरीके से आपका मढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, मढ़ में अजय सदोत्रा का मुकाबला चौधरी सुखनंदन के साथ और बीजेपी के नए भी वहाँ पर हो सकता है, किसी नए कैंडिडेट को बीजेपी इंट्रोड्यूस करे या क्या बीजेपी करती है वो बात की बात है। पर अभी के समीकरण ये हैं कि मढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक है, मानने वाली बात है। इसी तरीके से विजयपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक है। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने आपको बोला, नगरोटा में एक पावरफुल वोट बैंक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। अब गगन भगत चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं तो गगन भगत की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अभी भी गगन भगत की पकड़ है, कंट्रोवर्सीज़ के बावजूद, वो सारे इश्यूज़ जो गगन भगत के साथ जुड़े हुए हैं उन इश्यूज़ के बावजूद तिकोनीय मुकाबला है और तिकोनीय मुकाबला में कोई भी जीत सकता है। आपको बिश्नाह याद होगा कि बिश्नाह में किसने सोचा था कि 2014 के जब चुनाव होंगे तो उन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रत्याशी है वो वहाँ से जीतेगा। तो आपको पता है कि वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रत्याशी जीत गया, यानी बिश्नाह में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट है। इसी तरीके से अगर हम रजौरी पुंछ के इलाके में चले जाएं तो इस इलाके में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा वोट बैंक है। अब चूंकि हवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में चल रही है, इस हवा के चलते जम्मू प्रांत में, जैसे मैंने आपको सीट्स गिनवा ली कि नगरोटा, मढ़, विजयपुर, ये मैं कह नहीं ना कि जीत रहे हैं, सिवाय नगरोटा के। नगरोटा में एक जो हमने सर्वे करवाया है क्लियर कट है कि वहाँ पर इस वक्त देवेंद्र सिंह राणा 65% लोग ये कहते हैं कि देवेंद्र राणा ने काम बहुत अच्छा किया है, गर्मजोशी के साथ मिलते हैं और स्वभाव इनका बहुत अच्छा है। इसके कारण वो कह रहे हैं कि 65% लोग कहते हैं कि देवेंद्र राणा ही यहाँ से एमएलए होंगे। और उनसे जुड़ी हुई और भी बहुत कहानियाँ आ रही हैं कि अगर इस बार जीत गए तो वित्त मंत्री बन सकते हैं, इस बार जीत गए तो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ चल रही हैं। होगा क्या वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये तो एक तो आपकी नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई, एक आपकी मढ़ की आ गई, एक आपकी विजयपुर की आ गई और उसके बाद एक आपकी बिश्नाह की कॉन्स्टिट्यूंसी आएगी। बिश्नाह रिटेन करना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। क्यों? हवा चली है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि है हवा। आप ये कहें कि ग्राउंड पर हवा नहीं है जी, ग्राउंड पे किसी का कोई वोट बैंक, ऐसा नहीं है। अगर आप अंदर खाने जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कश्मीर घाटी में भी आम वोटर यही कह रहा है कि भाई इस बार जो वोट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना है। हालांकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी बहुत कोशिशें कर रही है, बीजेपी भी कह रही है कि इनके पास 5 लाख वहाँ पर प्रत्याशी है। हबा कदल की सीट पर बीजेपी की नज़र है कि कश्मीर से कम खाता खुले, इतने सालों बाद बीजेपी का कोई एक प्रत्याशी जीते। और भी अन्य कई सीटें जिन पर बीजेपी की नज़र है, पर हकीकत यही है कि घाटी के अंदर संभावनाएँ कम हैं, बहुत बहुत कम है कि आपका 5 लाख मतदाता हो, लेकिन जिस टाइम वोट डालने की बारी आएगी तो वोट डायनामिक्स में ये होता है कि वोट उसी पार्टी को पड़ता है जम्मू कश्मीर में जिस पार्टी की हवा होती है। तो ये हवा 2014 में पीडीपी की थी तो पीडीपी को वोट पड़ा, तो आज लोगों ने मन बना लिया भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है। तो ये तो था असेंबली का। अब लोकसभा में क्या होगा? तो लोकसभा में क्या होगा वो जो अगला हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको तफसील से लोकसभा के बारे में बताएंगे। तो अभी हम
टीएसएल के माध्यम से आपको ये बताएं कि अभी जो हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग 35 के करीब सीट्स ओवरऑल जम्मू कश्मीर में जीत सकती है या उसकी संभावना है। बीजेपी 17 और 20 के बीच में रहेगी, यानी दूसरी बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है। अब एक और सवाल हो सकता है आपका यहाँ पर हो कि जी कांग्रेस के बारे में आप नहीं कह रहे, ठीक है, और आपको पता भी है कि जब आज आप बीजेपी की तारीफ करें तो फ़ौरन एक टैग लगता है कि जी आरएसएस के एजेंट है, बीजेपी के दलाल हैं। तो चलिए आपको ये बताएंगे कांग्रेस का क्या कारण है कि कांग्रेस जो है अभी भी वो रीगेन क्यों नहीं कर पा रही ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू रीजन। वजह क्या है? वजह साफ है कि अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की एक लिस्ट आई है जिसमें उन्होंने बनाए हैं कि कैंपेन कमेटी के मेंबर बनाए हैं। कैंपेन कमेटी में आप एक ऐसे व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बना रहे हैं जो व्यक्ति टेलीफोन पर माफ़ कीजिएगा, हकीकत ये टेलीफोन पर या अपने वर्करों के ज़रिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हुआ है, कंट्रोवर्शियल है। और उस बड़े नेता की ये दिक्कत भी है कि कुछ लोग कांग्रेस के उसको पसंद हैं और बहुत सारे लोग कांग्रेस के उसको पसंद नहीं हैं। जो जम्मू में कांग्रेस के नेता हैं जिनका ग्राउंड पर नाम है, जिनको लोग पसंद करते हैं या जिनके साथ लोग चलना चाहते हैं, वो उस कमेटी के सदस्य तक नहीं हैं। और लंबे समय से मांग है कांग्रेस के अंदर कि अगर जम्मू प्रांत से कांग्रेस को वोट मिलता है तो अध्यक्ष कश्मीर घाटी से क्यों बनेगा। देखिए, हम जम्मू और कश्मीर के बीच में लड़ाई नहीं करवा रहे, मैं सिंपल पोल डायनामिक्स में आपको बता रहा हूँ कि जिस पार्टी को 4 से 7 सीट मिलने की संभावना घाटी से हो, और वो भी तब जब बहुत परेशानी, बहुत मेहनत होगी और उसके बाद 4 से 60 सीट घाटी से आएंगे, उस पार्टी का मेजर वोट जो है वोट शेयर जम्मू से है। यानी अगर आपके 37 सीटों में से 22 प्रत्याशी कहीं से जीतने की संभावना है, 16, 17, 18, 20 जीतने की संभावना है, तो वो जम्मू प्रांत में है। आपका वर्कर अगर कहीं मजबूत है तो जम्मू प्रांत में है। आपकी बोली, आपकी बात सुनने के लिए अगर कोई तैयार है तो जम्मू प्रांत में है। और अगर आपके साथ एक लॉयल वोट बैंक सालों से चल रहा है तो वो जम्मू प्रांत का चल रहा है। तो अगर इतना लॉयल वोट बैंक होने के बावजूद अध्यक्ष आपका घाटी से सालों से आ रहा है तो लोग सवाल पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई जम्मू की बात तो आप लोग करते नहीं। और ये स्वाभाविक है, मतलब आप कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर के व्यक्ति को आप जम्मू की बात सुनाएंगे तो वो भी आपको पूछेगा भाई आप जम्मू की बात तो कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए कांग्रेस का ये है कि जब तक कांग्रेस की प्री पोल से ही एक स्ट्रैटेजी तैयार हो जाए कि हमने किस रीजन को किस तरीके से एकोमोडेट करना है, तभी जाके बात बनेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कांग्रेस, जैसा मैंने आपको बोला कि वापस पिछली बार तो कांग्रेस के पास 14 सीट थे, इस बार सुकड़ के 10 और 12 के बीच में कांग्रेस आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। रीगेन करना कोई मुश्किल नहीं है, अभी समय है। और ऐसा लग भी रहा है कि शायद असेंबली के चुनाव जो हैं वो लोकसभा के साथ नहीं होंगे, लेकिन अगर होते भी हैं तब भी कांग्रेस को जम्मू प्रांत से एक अच्छा नंबर लेने के लिए टीम तैयार करनी होगी, जो जम्मू प्रांत यानी बानिहाल से लेकर लखनपुर तक जो भी मसले जम्मू प्रांत के हैं उनको लेकर इस प्रांत में कैंपेन करे। ये न कि आप जम्मू में कैंपेन कर रहे हैं और घाटी के सारे परेशानियां लेकर कैंपेन कर रहे हैं। तो ये थी कुछ टीएसएल पर हमने जो सर्वे करा है उसकी पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट 1-2 दिन में हमारी टीएसएल की वेबसाइट पर भी आपको मिलेगी, फेसबुक पर भी हम इसको शेयर करेंगे। और इस रिपोर्ट के बाद जो तो एनालिस्ट हैं यहाँ पर उनसे भी उनके साथ की हुई बातचीत भी आप तक पहुँचाएंगे। तो इस वक्त यही कि संभावनाएं सारी यही हैं कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस होगा और उन्हीं की सरकार बनेगी, ज़्यादा चांसेस यही हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर संभावना ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 10 से 12 या 15 सीटों की ज़रूरत पड़ सकती है सरकार बनाने के लिए। इससे ज़्यादा सीटों की ज़रूरत नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल हम आपको कॉन्फिडेंटली बताते हैं कि 15 सीट से ज़्यादा ज़रूरत नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने के लिए घाटी पे नहीं पड़ेगी। अब इसमें कोई बड़ा फेरबदल हो, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट बीच में हो जाए जो पीडीपी के फेवर में जाती हो, या कोई बड़ी डेवलपमेंट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के फेवर में जाती हो, या शाह फैसल के साथ कोई बड़ा समूह आ जाए, उस संभावनाएं उसकी कम है। यही कि जम्मू प्रांत से जो भी मैंडेट मिले
उस मैंडेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ घाटी से 30 सीट मिलने की संभावना, 30 से 35 सीट मिलने की संभावना है। अगर ये इसमें नंबर कम भी हुआ तो भी मैंने जैसे आपको बोला कि 30 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में अगले चुनाव में आना बिल्कुल तय है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में मैंने आपको, और जम्मू से जैसे मैंने आपको बोला कि बीजेपी अभी भी एक बड़ा दल बन के उभरेगी। और ये भी आपको बता दूं टीएसएल के माध्यम से कि बीजेपी में जिस समय असेंबली के चुनाव होंगे बहुत सारे चेहरे बदले जाएंगे, नए कुछ चेहरे जो हैं बीजेपी इंट्रोड्यूस करेगी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जिनकी छवि अच्छी है। और बाकी तो आप जानते ही कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैरिस्मा जो है वो अभी भी काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामने जब कोई विपक्ष में नेता ही नहीं है तो आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अभी देश में कोई दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। लोकसभा के चुनावों का बिगुल आज बज गया है, क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पर ये था टीएसएल पर असेंबली चुनावों के ऊपर एक सर्वे का पूरा विश्लेषण।